नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और लगातार अब मेहनत कर रहे हैं। अपनी तैयारी में आप जुटे हुए हैं। अब तो आपकी परीक्षा में भी बहुत कम दिन बचे हैं, तो आपको मेहनत और ज़्यादा तेज़ गति से करनी है। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य इतिहास का, रिवीजन कर रहे थे हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक काल में। हमने जैसे कि सबसे पहले पढ़ा भारतेंदु युग, फिर पढ़ा द्विवेदी युग, उसके बाद जो आधुनिक काल के उपविभाग हैं उसमें छायावाद, फिर छायावादोत्तर काल में जो कुछ अन्य धाराएं चली इलाहाबाद जैसी, उनको पढ़ा। उसके बाद हमने प्रगतिवाद को देखा और अब इसी कड़ी में अगला हमारा वाद है वो है प्रयोगवाद। और इसी प्रयोगवाद में हम तार सप्तक को पढ़ेंगे और तार सप्तकों के कवि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी ने याद तो कर ही रखे हैं, तो अपनी अपनी जिस भी ट्रिक से जैसे भी जोड़ के आपने याद कर रखे हैं आप उन्हीं को याद किए रखिए, क्योंकि इसमें भी मैंने ट्रिक लिख रखी हैं, लेकिन अब उन ट्रिकों से आपको याद नहीं होंगे। अगर आपको आसान लगे, हो सकता है लगे आपको कि इनसे हो जाएगा तो बेशक, नहीं तो आपने जैसे भी याद कर रखा है, लेकिन तार सप्तकों को आपको याद बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि उसमें से 2% तो आने ही आने होते हैं तार सप्तकों में से, और ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैंने ऊपरी ऊपर लिख रखा है, दो एक जैसी रचनाएं हैं। झूठा सच उपन्यास है यशपाल जी का, और झूठ सच सियाराम शरण का निबंध संग्रह है। तो इस प्रकार की कुछ जो एक जैसी रचनाएं होती थी वो मैं याद करते समय ऊपर बीच में लिख लेती थी। इसके बाद प्रयोगवाद का हमारा समय है 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी, यानी लगभग 10 वर्ष का समय माना जाता है। हालांकि तार सप्तकों का प्रकाशन बाद तक हुआ है, लेकिन प्रयोगवाद का समय इतना ही माना जाता है। 1953 ईस्वी के बाद लगभग नई कविता का दौर शुरू हो गया था। 1943 ईस्वी में अगेय जी द्वारा संपादित तार सप्तक के कवियों द्वारा नई नई भावों, विचारों, प्रयोगों एवं प्रतीकों के आधार पर हिंदी में जो साहित्य लिखा गया उसे ही प्रयोगवाद कहा जाता है। ये प्रयोगवाद की परिभाषा हो गई। प्रारंभ में ये काव्य धारा प्रयोगशील काव्य धारा कहलाती थी। जिस प्रकार से प्रगतिवाद प्रारंभ में प्रगतिशील काव्य धारा कहलाती थी, वैसे ही प्रयोगवाद प्रयोगशील काव्य धारा कहलाती थी। प्रयोगशील शब्द के स्थान पर प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। नंद दुलारे वाजपेयी प्रयोगवाद की आलोचना करते हुए प्रयोगवाद को बैठे ठाले लोगों का धंधा कहते हैं। जो फ्री में बैठे हैं ठाले लोग, उनका धंधा कहा है प्रयोगवाद को नंद दुलारे वाजपेयी ने, और इन्हीं ने इसको प्रयोगवाद नाम भी दिया था। प्रयोगवादी काव्य के प्रवर्तक अगेय जी माने जाते हैं। इस काव्य धारा में नए प्रतीकों एवं नए उपमानों का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। इसीलिए इसे प्रतीकवाद नाम से भी जाना जाता है। प्रयोगवाद के नए नए प्रतीकों का प्रयोग हुआ तो इसे प्रतीकवाद भी कह दिया जाता है। लक्ष्मीकांत वर्मा ने प्रयोगवाद को ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता कहा है। एक तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, इस प्रकार के नाम हमने छायावाद में पढ़े थे परिभाषाओं में, और एक लक्ष्मीकांत वर्मा ने प्रयोगवाद को भी कहा है कि ज्ञात से जो हमें पता है उससे जो हमें नहीं पता है उसकी ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता को ही प्रयोगवाद कहा है लक्ष्मीकांत वर्मा ने। हिंदी का प्रयोगवादी आंदोलन पाश्चात्य साहित्य के न्यू सिग्नेचर आंदोलन से प्रभावित माना जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, पुस्तक में प्रयोगवाद को व्यक्तिवाद से प्रभावित माना है। प्रयोगवादी कवियों के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जो भावनाएं थी, खुद की जो भोगी हुई भावनाएं थी, अनुभूति थी, उसके आधार पर उन्होंने रचनाएं की हैं। इसलिए बच्चन सिंह ने अपने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में प्रयोगवाद को व्यक्तिवाद से प्रभावित माना। अगेय जी द्वारा इस काव्य धारा के लिए प्रयोगवाद शब्द को स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने आगे चलकर इस काव्य के लिए नई कविता शब्द का प्रयोग किया था। यानी पूछ लिया जाए अगेय ने प्रयोगवाद को क्या नाम दिया था, तो नई कविता। उन्हें प्रयोगवाद नाम स्वीकार नहीं था। जन कल्याण की उपेक्षा इस काव्य धारा का सबसे बड़ा दोष माना जाता है। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। अक्सर आजकल ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कहीं ना कहीं कथनों में, कहीं ना कहीं कथन कारण में, या फिर हास्य स्पष्ट करने में कहीं ना कहीं इस प्रकार की लाइन आ जाती है। तो जब हमें ये लाइन पढ़ते हैं तो ये लाइन एकदम नेगेटिव सी लगती है, तो हमें एकदम समझ में नहीं आती है। लेकिन फिर भी आपको याद रखनी है कि जन कल्याण की उपेक्षा, यानी
बाकी तो साहित्य के लिए क्या माना जाता है, जैसे कि प्रगतिवाद के में हमें देखने को मिलती है रचनाएं बहुजन हिताय, यानी बहुत सारे लोगों के हित में रचनाएं लिखी जाती हैं। और वैसे भी तुलसीदास जी ने भी काव्य को सुरसरी के समान यानी गंगा नदी के समान बताया है। जैसे कि गंगा नदी सभी के लिए पवित्र है, सभी को कुछ ना कुछ देने वाली है, इसी प्रकार से साहित्य भी हमेशा लोगों की समाज की भलाई को देखते हुए लिखा जाता है। उसमें उस समय की समाज में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उन पर लिखा जाता है। लेकिन प्रयोगवाद के बारे में ये माना जाता है कि जो लोगों का कल्याण था, एक प्रकार से इन कवियों ने खुद की ही जो गाथा है वो अपने उन रचनाओं में गाई है। तो जन कल्याण की एकदम से उपेक्षा मानी जाती है इस काव्य धारा में। तो इसका एक बड़ा दोष भी है और कहीं ना कहीं कथन कारण आ जाए तो उनमें आपको ये लाइन याद रखनी है। आगे ने लिखा है, प्रयोगवादी कवियों के एकत्र होने का कारण यही है कि वे एक स्कूल के नहीं हैं, अभी राही हैं, राहों के अन्वेषी हैं। यानी आगे ने कहा कि जो प्रयोगवाद में उन्होंने 6-7 कवियों की रचनाएं एक साथ इकट्ठी की हैं, उसके लिए उन्होंने कहा कि वो सारे एक स्कूल के नहीं हैं, यानी जरूरी नहीं है कि उन सभी की विचारधारा एक जैसी हो, लेकिन वो अभी राही हैं, यानी रास्ते पर चल रहे हैं और नई नई राहों के अन्वेषी का मतलब होता है खोजने वाला। तो नई नई संभावनाएं अभी वो तलाश रहे हैं, ऐसी ये लाइन अगेजी ने कही है प्रयोगवादी कवियों के बारे में। गणपति चंद्र गुप्त ने प्रयोगवाद एवं नई कविता दोनों को संयुक्त रूप से अति यथार्थवादी काव्य कहकर पुकारा है। गणपति चंद्र गुप्त ने प्रयोगवाद एवं नई कविता दोनों को संयुक्त रूप से अति यथार्थवादी यानी एकदम सच्चाई यथार्थ लिखने वाला काव्य कहा है। धर्मवीर भारती ने कहा है, प्रयोगवादी कविताओं में भावना है, लेकिन हर भावना के आगे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। यानी भावना तो है, वहाँ भावनाएं लिखी गई हैं, लेकिन हर भावना के आगे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अब आगे देखते हैं तार सप्तक। अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि तार सप्तक क्या है, तो तार सप्तक एक पुस्तक है। यानी तार सप्तक में 7 कवियों की एक जैसी रचनाएं काव्य हमें देखने को मिलता है, तो तार सप्तक एक पुस्तक है। फिर है तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1943 ईस्वी में। सामान्यतः समान विचारों और भावनाओं वाले 7 कवियों का समूह तार सप्तक कहलाता है। यानी समान विचार रखने वाले, समान भावनाएं रखने वाले जो कवियों का समूह था वो तार सप्तक कहलाता है। तार सप्तक मूलतः प्रभाकर माचवे के दिमाग की उपज माना जाता है, परंतु इसके वास्तविक प्रवर्तक अज्ञेय ही है। यानी वैसे तो दिमाग में प्रभाकर माचवे के दिमाग की उपज था कि इस प्रकार से 7-7 कवियों की रचनाएं एक साथ प्रकाशित की जाएं, लेकिन वास्तविक प्रवर्तक पूछ लिया जाए तो अज्ञेय ही है, क्योंकि अज्ञेय ने ही 7-7 कवियों को एक साथ लाकर उनकी रचनाएं प्रकाशित करवाने का काम किया था। आगे एक ही प्रकार की भाव चेतना की धारा में पिरोए हुए 7 कवियों की रचनाओं का संकलन ही तार सप्तक कहलाता है। ये तार सप्तक की परिभाषा अज्ञेय के द्वारा दी गई है। हिंदी साहित्य में अब तक 4 सप्तकों का गठन हो चुका है, यानी 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ था। पहला सप्तक है जिसको तार सप्तक भी कह सकते हैं। अक्सर इसके पीछे पहला नहीं लगाता है, तो आपको याद रखना है, अगर सिर्फ तार सप्तक पूछा है तो उसमें प्रथम की ही बात हो रही है। अगर दूसरे की हो रही तो दूसरा तार सप्तक आएगा, तीसरे की हो रही तो तीसरा सप्तक आएगा, चौथे की हो रही तो चौथा सप्तक आएगा। लेकिन पहला सप्तक यानी तार सप्तक 1943 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। तार सप्तक के प्रमुख कवि निम्न है: प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, गजानन माधव मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। यानी इसके जो वास्तविक प्रवर्तक हैं वो पहले ही तार सप्तक में शामिल थे। इसका सूत्र है, प्रभार गिरा तो गजानन व राम ने अज्ञेय नंबर 1 को कोसा। ये इस प्रकार का एक सूत्र है, आपने जैसे भी याद कर रखा है वैसे सही है। इसमें अज्ञेय नंबर 1 लगा रखा है तो पहला तार सप्तक है इसका मतलब। दूसरा सप्तक है 1951 ईस्वी। इसके प्रमुख कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास, शकुंतला माथुर। ये महिला थी। इसमें पहला जो सप्तक था उसमें 7 ही कवि थे, कवियत्री नहीं थी, लेकिन बाकी 3 में एक एक कवियत्री शामिल थी। शकुंतला माथुर, ये भरपूर धन की सह पर शकुंतला नंबर 2, ये इसका एक सूत्र बना रखा है। फिर तीसरा सप्तक है 1959 ईस्वी। इसके प्रमुख कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी,
मदन वात्स्यायन, केदारनाथ अग्रवाल और कीर्ति चौधरी, ये भी इस तीसरे सप्तक की महिला कवयित्री हैं। फिर इसका सूत्र है सर्व कुंवर विजय हो प्रयाग के, मदन व केदार की कीर्ति नंबर 3 पर रहे, ये इसका सूत्र है सातों कवियों का। आपको इसके चारों सप्तकों के सातों कवि 28 ही कवि आपको याद रखने हैं कि कौन सा कवि किसमें शामिल था। फिर है चौथा सप्तक 1979 ईस्वी, इसके कवि हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, ये इसमें महिला हैं, स्वदेश भारती। इसका सूत्र है अवध के राजकुमार श्री राम ने राजेंद्र नंद किशोर को सुमन के साथ स्वदेश भेजा, ये इसका सूत्र है। चारों सप्तकों का प्रकाशन अगेय के द्वारा ही करवाया गया था। केवल प्रथम सप्तक को छोड़कर अन्य तीनों सप्तकों में एक एक महिलाओं को, एक एक कवयित्री को शामिल किया गया है। फिर है अगेय ने, ये बीच में ऐसी लाइन लिखी गई है, ये इसके बारे में आगे है। अगेय ने प्रयोगवादी काव्य धारा के लिए प्रयोगवाद शब्द को स्वीकार नहीं करके 1951 ईस्वी में संपादित दूसरे सप्तक की भूमिका एवं स्वयं द्वारा संपादित प्रतीक पत्रिका के जून 1951 के अंक में इस धारा के लिए नई कविता शब्द का प्रयोग किया है। आपको याद ये रखना है, अगेय ने प्रयोगवाद को क्या नाम दिया था, तो नई कविता नाम दिया था। 1951 का इनका जो प्रतीक पत्रिका थी इनकी, उसके जून 1951 के अंक में इसको नई कविता शब्द का प्रयोग किया था प्रयोगवाद के लिए। प्रयोगवाद के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। नगेंद्र ने प्रयोगवाद एक शैलीगत विद्रोह है ऐसा कहा है। रघुवीर सहाय ने प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है। केसरी कुमार प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। प्रयोगवाद व प्रगतिवाद में कुछ मुख्य नीचे अंतर लिख रखा कि जैसे पहले की धारा थी प्रगतिवाद, उसमें क्या था और प्रयोगवाद में क्या अलग था, इन दोनों में अंतर है। प्रगतिवाद में शोषित वर्ग को केंद्र में रखा गया है, जबकि प्रयोगवाद में स्वयं के भोगे हुए अनुभव का वर्णन है। ये जो लाइनें हैं साथियों, चार अंतर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से आजकल आरपीएससी प्रश्न पत्र बनाती है उसको देखते हुए, तो प्रगतिवाद में शोषित वर्ग को केंद्र में रखा गया है, यानी जो आम व्यक्ति है, जो आम जन है, जो पिछड़ा हुआ है, जो हाशिए पर धकेला गया है, उसको केंद्र में रख के कविताएं लिखी गई थी। और प्रयोगवाद में स्वयं के भोगे हुए वो जो सुख है या जो कुछ भी हो सकता है, लेकिन खुद के भोगे हुए अनुभव का वर्णन है। प्रगतिवाद में विचारधारा प्रधान है, जबकि प्रयोगवाद में स्वयं व्यक्ति के अनुभव, यानी इसमें तो उस समय समाज में जो विचारधारा चल रही थी, जो उपेक्षितों के प्रति लोगों में जागरूकता फैल रही थी, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे थे, उसके बारे में वो विचारधारा प्रधान थी। जबकि प्रयोगवाद में व्यक्ति खुद के अपने अनुभव लिख रहा था, उसे समाज हित से कोई मतलब नहीं था, आम व्यक्ति से कोई मतलब नहीं था। प्रगतिवाद में सामाजिक भावना की प्रधानता है, जबकि प्रयोगवाद में व्यक्तिवादी भावना की प्रधानता है। वही बात आ गई, इसमें समाज को ध्यान में रख के लिखी गई और इसमें व्यक्ति को ध्यान में रख के। प्रगतिवाद में विषय वस्तु को महत्व दिया गया, जबकि प्रयोगवाद में कलात्मकता को महत्व दिया गया। ये इसका कुछ थोड़ा सा अंतर है साथियों। अब वीडियो साथियों इतना ही बनेगा। आज का नकेनवाद या प्रपद्यवाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि साथियों 15 मिनट से ऊपर का वीडियो हो जाता है तो फिर वो अपलोड नहीं होता है, पूरा दिन निकल जाता है। इसलिए 15 मिनट से कम की ही कोशिश रहेगी वीडियो की। बाकी आपका कोशिश यही करूँगी साथियों, छुट्टी वगैरह हो जाती है तो साथ में ले जा नहीं पाती हूँ ये स्टैंड वगैरह, कॉपी वगैरह, वरना कोशिश यही रहेगी कि आपका रिवीजन के लिए एक वीडियो रोजाना डालती रहूँ। बाकी आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।